ओके तो चलिए सैम्पल पेपर डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। साइंस टर्म 1 सैम्पल पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस तक कवर किया था, आज उसी के आगे बढ़ते हैं और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को देखते हैं। जो स्टूडेंट YouTube पे देख रहे होंगे या फिर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड एक्सप्लोर द ऐप एंड एक्सप्लोर द फीचर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। देखो इस क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि if a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of a prism, यानी प्रिज्म का जो ये inclined surface होता है तो रेड बीम भी आ रही है, ठीक है, और वॉयलेट बीम भी आ रही है। ठीक है, वॉयलेट बीम भी आ रही है, ठीक है, सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म पे। तो कह रहा है कि एंड प्रोड्यूस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड बी। जाहिर सी बात है जब वो इंसिडेंट होंगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ओके, तो ये कह रहा है कि ये बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट है, मतलब कि रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वायलेट के बराबर होगा, रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा वायलेट से, रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वायलेट से आधा मतलब उसका रेसिप्रोकल होगा 1/, होगा, या रेड का रिफ्रैक्शन जो है वायलेट से कम होगा। अब देखो आप ये जानते हैं कि जब डिस्पर्जन होता है तो वायलेट सबसे नीचे होता है, रेड सबसे ऊपर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एंगल जो है डेविएशन कम है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वायलेट की स्पीड कम है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है रेड ऊपर है तो रेड का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा और वायलेट का क्या होगा, ज्यादा होगा। सो डी विल बी द ऑप्शन। एकदम ये क्लियर सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप देखते भी हैं तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन रेड कलर का ठीक है सबसे कम होता है। Coming to the next question number 22. Now what it says, examine the above figure and state which, अच्छा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो पेंडिंग वाले में था क्योंकि डिस्पर्जन हमने टॉपिक कवर नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 24, जो पिछले क्वेश्चंस हैं, पिछले इसके जो वीडियोस हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो आप लोग देख सकते हैं। अब प्रिज्म ABC with BC एज अ बेस, यानी कि एक प्रिज्म है ABC और उसका बेस क्या है, BC। ठीक है, बेस क्या है, BC इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, उसको अलग अलग, पहले BC जो है 23 हो गया है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन के ऊपर था, पिछले वाले वीडियो में है, रिफ्रैक्शन कवर कर चुके हैं ना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस प्रिज्म को ओरिएंट किया जा रहा है, कभी बेस BC नीचे है, कभी बेस ऊपर है, कभी साइड में है, कभी जो है लेफ्ट साइड में है। तो ये कह रहा है अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन फिगर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। मतलब ये कह रहा है स्पेक्ट्रम जो बनता है जैसे वेब ग्योर, ठीक है, तो थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज येलो। तो ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम corresponds to the color of the sky। ठीक है, तो कलर ऑफ द स्काई क्या होता है, दैट इज मींस आप ये कह सकते हैं कि ब्लू होता है। ठीक है,
तो यहां पे ये कह रहा है कि किस में, जैसे कि प्रिज्म एबीसी है और ये अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा गया, पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे है, फिर उसके बाद उसको उल्टा कर दिया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे हो गया, फिर उसको टेढ़ा कर दिया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी ये है। तो देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, पहला वाला हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एक रिफ्रैक्शन होगा, फिर रे इमर्ज कर जाएगी, पॉइंट को समझना, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे आ रहा है, प्रिज्म को उल्टा कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इमर्जेंस ऐसे दिखाई देगा, यस और नो। इस वाले में जब आप उलट दोगे, याद करो कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो ये और ये तो हो गई नहीं, अब देखो अगर यहां पे प्रिज्म सीधा है एकदम जैसा कि हम बुक्स में देखते हैं, तो थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप तो येलो आ रहा है ना, क्या येलो कलर का स्काई होता है? नहीं, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ब्लू कब आ सकता है, जब स्पेक्ट्रम उल्टा बने, यानी कि वायलेट ऊपर हो, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो ऑरेंज, देन रेड, यानी उल्टा बने। और उल्टा स्पेक्ट्रम जब बनेगा तभी थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ब्लू होगा, जो कि कलर ऑफ द स्काई होगा। तो ये स्पेक्ट्रम उल्टा तभी बनेगा जब प्रिज्म का ओरिएंटेशन ऑपोजिट होगा। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या होगा, दैट इज बी, ठीक है। 24 एक बार रीचेक कर लेते हैं, दैट इज बी सेकेंड, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? तो थोड़ा सा हम कहेंगे ये इजी में तो नहीं है, मीडियम लेवल में ये क्वेश्चन है, नॉट हार्ड, इट्स नॉट हार्ड, ठीक है, बट यू कैन से इन द मीडियम लेवल। अच्छा, नेक्स्ट संडे जो आपका टेस्ट होने वाला है वो कंप्लीट सोशल साइंस है, ऑलरेडी अनाउंसमेंट जा चुका है, तो सिर्फ सोशल साइंस का होगा, कंप्लीट टर्म 1 सिलेबस। फिर उसके बाद जो भी कंप्लीट हो जाए, मैथ कंप्लीट हो जाए, साइंस कंप्लीट हो जाए, तो मैथ का कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद साइंस का कंप्लीट होगा, मतलब डिपेंडिंग कि जिसका कोर्स कंप्लीट होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट संडे जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस का है, 20 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम सोशल साइंस, कंप्लीट टर्म 1 सिलेबस। गॉट द पॉइंट? चलिए अब आते हैं सेक्शन बी पे। अब देखिए सेक्शन बी में क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20। याद रखिएगा जो पहले 20 आप अटेम्प्ट करोगे वही काउंट होगा, ओएमआर शीट है, और वैसे भी सब्जेक्टिव में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, जो ना आए उसे छोड़ दीजिए। बोर्ड एग्जाम में याद रखिए कि ये नहीं है कि एक आंसर नहीं आ रहा तो लगे हुए हैं, जस्ट लीव इट, आगे बढ़ जाओ। हो सकता है उस एक क्वेश्चन के चक्कर में अगले 19 आपको आ रहे हो, तो इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होगा, और ये क्वेश्चन छोड़ते हो और अगली आगे जब बढ़ते हो तो 15 सॉल्व कर पाते हो, तो ये रहेगा ना कि आप कोई भी 5 आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर 15 एकदम आपने श्योर शॉट कर दिए हैं तो क्या होगा, कोई भी 5 आपको सिर्फ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर जो पेंडिंग क्वेश्चंस होंगे उनमें से तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये अटेम्प्ट किया जाए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहां साफ साफ लिखा हुआ द फर्स्ट 20 विल बी इवैल्यूएटेड। Now question number 25, what it says। अब देखो एक लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से क्विक। लाइमस्टोन, और स्लेकेड लाइम,
यस, वेरी गुड। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेकेट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहां पे लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट हो रहा है, ये क्या है, ये टूट रहा है दो प्रोडक्ट्स में। तो जाहिर सी बात है जब एक रिएक्टेंट एनर्जी पाके, ठीक है, ब्रेकअप होता है टू और मोर प्रोडक्ट्स, तो वो कहलाता है हमारा डिकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन है, थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहां पे हीट को यूज किया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इसका केमिकल नेम, सॉरी दैट इज अ कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है, वेरी गुड, दैट इज क्विक लाइम। इसको क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। तो ये लाइमस्टोन है, ये क्विक लाइम है, ये स्लेकेट लाइम है, अभी भी पहचान लो जिसको नहीं आ रहा है। लाइमस्टोन, क्विक लाइम, स्लेकेट लाइम, मिलता जुलता नाम है, कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर से तो हमें क्या मिलता है, स्लेकेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब देखो स्टेप 2 में क्या हो रहा है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर रिएक्टेंट्स react to form a single product. Is that clear? तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, ए एंडोथर्मिक है, यानी कि थर्मल डिकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो हमने समझ लिया। अब जो आंसर करना है बेस्ड ऑन द एंडो एंड एक्सो, ठीक है। ए एंडोथर्मिक है, क्रॉस लगा हुआ है, बी एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जहां पे हीट यूटिलाइज होती है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहां पे हीट इवॉल्व होती है। तो यहां पे लाइमस्टोन को तोड़ने के लिए हीट चाहिए ना, यू विल रिक्वायर हीट, यानी हीट एट मतलब एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब, आप हीट, ज्यादा हीट चाहिए इसीलिए हम उसको क्या देते हैं, एक फ्लेम देते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, एक स्पिरिट लैम्प को बर्न करते हैं ताकि उसमें से फ्लेम निकले, हाई एनर्जी निकले और वो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ सके। तो वहां पे क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए, यहां पे देखो हीट चाहिए। और जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ऑब्वियसली यहां पे जो बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ एंडो एंड एक्सो, यानी हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो देखो जब स्लेकेट लाइम बनता है तो हीट निकलती है ना, देखो जब चूना बनाया जाता है तो वो बॉयल होता है, तो बॉयल होने का मतलब क्या हो गया, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है। तो इसका मतलब बी जो है एंडोथर्मिक है और सी एक्सोथर्मिक है। तो सॉरी स्टेप 2 एक्सोथर्मिक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी में स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 सी, ठीक है। Coming to question number 26, what it says, in which year is concentration of hydrogen ion is highest? Concentration of hydrogen ion इस तरीके से लिखते हैं, और मैंने आपको बताया था it is inversely proportional to pH। यहां पे ग्राफ दिया हुआ है, ईयर वाइज दिया हुआ है, और वाई एक्सेस पे आपको पीएच वैल्यू दी हुई है, एक्स एक्सेस पे ईयर दिया हुआ है, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ठीक है। रेन पीएच वैल्यू दिया हुआ है कि किस साल में बारिश का पीएच कितना था। तो कह रहा है कि किस साल में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा था। तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा कब होगा, जब पीएच कम होगा। तो देखो सबसे लोएस्ट ये है, सारे सालों में दिख रहा है, among all the years इसमें सबसे कम पीएच वैल्यू है। तो जब सबसे कम पीएच वैल्यू होगी उसका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे
ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, दैट मीन्स द आंसर विल बी 2002, यानी 2002 में जो बारिश हुई उसमें पीएच सबसे कम नोट किया गया, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन उस ईयर में सबसे ज्यादा नोट किया गया। कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? एनीवन? Okay, now coming to question number 27, what it says, the diagram shows the reaction between a metal and dilute acid. अब देखो metal dilute acid के बीच में reaction होता है तो फौरन आपके दिमाग में एक जनरल रिएक्शन आ जाना चाहिए कि जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो मेटल सॉल्ट बनता है प्लस यस हाइड्रोजन गैस प्लस देखते हैं किसका दिमाग काम करता है। कुछ नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। अब सब कुछ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ऊपर देखो क्वेश्चन को पढ़ा है, अब समझ में आया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के फॉर्म में पूछ रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो एनसीईआरटी में जिन रिएक्शंस में मेंशन हो हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से आप उसको अंडरलाइन कर लें या नोट कर लें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नीचे रिएक्शन दिया हुआ है। ओके, अब ये है टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी। यहां पे लिखा हुआ है जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, ये लिखा है मरकरी प्लस डाइल्यूट HCl, ये लिखा हुआ है आयरन प्लस डाइल्यूट HCl, ये लिखा हुआ है कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl। कॉपर तो एसिड से रिएक्ट करते ही नहीं, क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो ये क्या, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी? देखो, मैग्नीशियम और डाइल्यूट HCl को जब जिंक और डाइल्यूट HCl को जब रिएक्ट कराया गया तो वो यहां पे है, वो आयरन को जब किया गया तो वो यहां पे दिख रहा है। ठीक है, कॉपर और HCl को जब किया गया तो यहां पे दिख रहा है, मैग्नीशियम यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो देखो रीजन समझते हैं पहले कि ये फ्लोट क्यों कर रहा है, व्हाई इट इज फ्लोटिंग। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl, यानी मैग्नीशियम एक लाइटर एलिमेंट है, ठीक है, HCl से। दूसरा रीजन क्या दे रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस व्हिच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। पॉइंट समझ में आया? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस N2 गैस। अब देखो बहुत ध्यान समझना, अगर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये तैरना और डूबना ये तो बताया ही नहीं गया क्लास में, पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड कभी भी स्टूडेंट्स को बिना कोर्स के कुछ भी नहीं देता, और जो कोर्स में नहीं है वो कभी भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहां तैरना डूबना तो अलग चीज है, तैरना जाहिर सी बात है कोई भी चीज लाइटर होगी तो ठीक है। अब देखो यहां पे किस गैस की बात हो रही है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये जानते हैं कि जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताओ सी और डी तो वैसे ही अलग हो गया, मतलब गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें लिख रहा है N2 गैस, इसमें लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो होता ही नहीं है। तो देखो बोर्ड कितना दयालु कह सकते हो कि वो हमेशा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट से, क्वेश्चन अगर कोई समझ में ना आए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, उसी में आंसर होता है, उसी में आंसर होता है। अब देखो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, सी और डी गलत, बचा ए और बी।
अब देखो, मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन HCl, एक ये है। दूसरा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? H2 गैस तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये गैस इसको ऊपर लेके जा रही है क्योंकि मैग्नीशियम लाइटर एलिमेंट है। इन कंपैरिजन टू जिंक एंड आयरन, जाहिर सी बात है, देखो मैग्नीशियम कब आता है? सोडियम के बाद। सोडियम क्या है? 11 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर, यानी एकदम शुरुआती एलिमेंट है इन कंपैरिजन टू जिंक एंड आयरन। जिंक और आयरन भारी एलिमेंट्स हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है मेटल्स की। बताओ, व्हाट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू? अब देखो यहां पे हमें जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे 27 पे जाओ तो देखो यहां पे लिखा हुआ है बी। क्यों? मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl, और मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस। कौन सा कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया अपने क्लास में? ये स्टडी किया है ना, ये छोड़ दो, फ्लोटिंग लोटिंग अभी हटा दो। आपने क्या पढ़ा है? क्या आपको यह बताया गया कौन सा एलिमेंट भारी है, कौन सा हल्का है, कौन सा तैरेगा, कौन सा डूबेगा? नहीं, लेकिन यह जरूर बताया गया कि रिएक्शन हो रहा है और HCl से तो H2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे पूछा क्या जा रहा है? डिफरेंट बिहेवियर। ये जो डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हमने क्लास में किया था और जो हमने पढ़ा है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। समझ में आ गया? मोस्ट एप्रोप्रिएट, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, एंड इट इज गिविंग यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्योंकि हल्का होता है तो जब आपने उसको डाला तो गैस प्रोड्यूस हुई, उस गैस से वो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ तैर रहा है, वो लेके ऊपर जा रहा है। पॉइंट समझ में आया? मैं यही कह रहा हूं ना, जिंक और आयरन इज हैवियर एलिमेंट। जिंक आयरन हैवियर एलिमेंट है, इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप थोड़ा सा आयरन का टुकड़ा डालोगे तो जब बबल्स निकलते हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा इसको, तो वो जो एलिमेंट पड़ा होता है, जो उसके ग्रेन्यूल पड़े होते हैं, इधर उधर हिलते हैं। देखा है? इस चीज को नोटिस किया कि नहीं किया है? जब बबल निकलना शुरू होते हैं। YouTube पे भी वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, कि जब वो बबल निकलना शुरू होता है तो नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, देखो हमने नहीं पढ़ा तो यहां पे जिंक और आयरन का जिक्र तो हो ही नहीं रहा है ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सिर्फ किसकी बात हो रही है? और किसकी बात हो रही है? बिहेवियर की। और किसकी बात हो रही है? रिएक्शन की। बस ये तो पढ़ा है। दैट्स इट, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब कंफ्यूज करने के लिए। हां, रिएक्शन जरूर पढ़ा है, जो अभी मेटल नॉन मेटल में देखेंगे भी कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऑलरेडी 8th क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया ही रिएक्टिविटी सीरीज का। और मेटल और डाइल्यूट HCl का जब रिएक्शन होता है वो भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। यस और नो? हाँ,
ठीक है, तो इस वजह से उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्या बोल रहा है? द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस ए बी सी एंड डी। सब्सटेंस ए मेल्टिंग पॉइंट 295, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड में गुड है, लिक्विड में भी गुड है। लिक्विड या एक्वस, लिक्विड मतलब कि मेल्ट करके, एक्वस मतलब सॉल्यूशन में। बी सब्सटेंस है, सॉलिड फॉर्म में इसकी कंडक्टिविटी पुअर है, लेकिन जब लिक्विड या एक्वस फॉर्म में आता है तो यह गुड कंडक्टिविटी हो जाती है। सी में क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट 1890, सॉलिड में पुअर कंडक्टर, लिक्विड या मोल्टेन फॉर्म या सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर है। और डी जो है दोनों फॉर्म में पुअर है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द आयनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंसेस। अब देखो, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, हालांकि होते 3 तरह के, लेकिन हम 10th की बात करेंगे। वन इज आयोनिक एंड वन इज कोवेलेंट। 9th क्लास में पढ़ा था ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे NaCl, इट इज फॉर्म फ्रॉम Na+ एंड Cl-। तो Na से यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन Cl के पास जाता है और यह क्या बना लेता है? Ionic compound. This is an example of ionic compound, means which releases ions in their aqueous form or molten form. Covalent compounds कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। पॉइंट को समझिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। और जब भी आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड बनेगा, दैट विल बी बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। देखो, सोडियम क्या है? मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। देख रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्या है? मेटल, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं विच रिलीजेस आयंस। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और इनसे जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और जनरली ये नॉन मेटल के बीच में बनता है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी एक्टिंग एज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो अब यहां पे जब इन दोनों की बात होती है तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जैसे मिसाल के तौर पर आपका ग्रेफाइट नॉन मेटल है, लेकिन उसके बाद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो दे आर व्हाट? द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। एक्सेप्शंस होते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, जैसे ग्रेफाइट हो गया। इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे?
ठीक है, जैसे हम NaCl का एग्जाम्पल लें, तो NaCl अगर आपका सॉलिड है, सॉलिड नमक है, सॉलिड फॉर्म में, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? मतलब नमक को, सूखा नमक आपने लिया है, बड़ा सा उसका एक पत्थर है नमक का, NaCl का, और उसमें बैटरी के 2 तार लगा दोगे, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी? याद करो, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, क्लास 8th, सिंपल से कॉन्सेप्ट। क्या हो गया, सब शांत क्यों बैठे हुए हैं? हाँ भाई, जवाब। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? हाँ, NaCl सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड सिर्फ सॉलिड है, सूखा नमक, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी? आंसर दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास। नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप इसको मेल्ट करोगे या इसका सॉल्यूशन तैयार करोगे, क्या अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? यस। तो अब देखो, जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो सॉलिड फॉर्म में तो पुअर कंडक्टर्स होंगे, लेकिन लिक्विड या एक्वस में क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। और जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, तो आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि सॉलिड में भी गुड और लिक्विड में गुड, नो। और ये जो D है, बेसिकली देखो यहां पे D क्या है? मेल्टिंग पॉइंट 1160 है, और B और C का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1210, 1890। ये बताओ, D का मेल्टिंग पॉइंट B और C से कम है ना? तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट से ज्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे भी ये ज्यादा है। और देखो, सॉलिड फॉर्म में पुअर है, लेकिन लिक्विड और एक्वस फॉर्म में गुड कंडक्टर शो कर रहा है, तो इसका मतलब B और C आयनिक कंपाउंड है। व्हाट अबाउट D? D क्या है यहां पे? कौन सा कंपाउंड होगा? अभी तक जो बताया उसके बेसिस पे। यस, वेरी गुड। डी क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड। कोई डाउट? तो हमारा करेक्ट क्या है? दैट इज बी। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इट सेज, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी, करी किसको कहते हैं? जैसे करीज बनती है ना, सालन वालन बनता है, तो उसका जो सालन होता है उसको हम करी कहते हैं, गाढ़ा सा। तो क्या रहा है कि द स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन द सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। अब देखो, यहां पे ये किससे क्वेश्चन है? इंडिकेटर्स से। वहां पे पढ़ाया था नेचुरल इंडिकेटर्स। यस, और ये आज टेस्ट में भी मैंने दिया था। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, यानी जब साबुन लगाते हैं। साबुन क्या होता है? मतलब एक कोई भी एक करी है, दिस इज करी, सालन है, और जब आप सोप, सोप क्या होता है? एल्कलाइन। तो ये क्या हो जा रहा है? इट टर्न्स, ठीक है, तो वो रेडिश ब्राउन हो जा रहा है। किस कलर का? रेड कलर का। लेकिन वापस वो येलो हो जाता है, अगर वापस वो येलो हो जाता है अगर खूब पानी से उसको धो दे। यानी आप साबुन लगाते हो तो फिर वो रेड हो जाता है, और खूब ज्यादा पानी से धोते हो तो फिर वो वापस येलो हो जाता है। तो कह रहा है व्हाट माइट बी द रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन, ऐसा क्यों हो रहा है?
सोप इज एसिडिक इन नेचर, हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन। सोप इज बेसिक नेचर, यस ये ऑप्शन हो सकता है। टर्मरिक यानी हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसेस, यस क्योंकि जब वो बेस में होगा तो रेड होगा। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन एसिड, एसिड का तो यूज ही नहीं है ना, क्योंकि सोप जो है वो बेसिक नेचर का है, तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो बी होगा हमारा, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। कोई डाउट? अब देखो यहां पे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो, यानी बल्ब किस में ग्लो करेगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पे नेल लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बीकर है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है और रबर कॉर्क है। एक तो ये सेटअप है। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 6 वोल्ट बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, बीकर है, लेकिन शुगर सॉल्यूशन है। अब देखो शुगर सॉल्यूशन है, डाइल्यूट HCl। अब आप कहेंगे सर HCl क्या है, तो जाहिर सी बात है HCl में भी क्या होता है, अगर आप कहोगे, क्योंकि ये आप हायर क्लासेस में बेसिकली HCl जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, यस और नो। शुगर क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल भी क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ये जब हम कार्बेंट्स कंपाउंड पढ़ेंगे ना, अब आप कहेंगे सर पढ़ा तो है नहीं, वो तो टर्म 2 का है, तो फिर तो याद रखो बेटा, आप इन क्वेश्चन, मैंने बताया ना कि वहां पे हम कॉमन सेंस यूज करेंगे, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो वहां पे है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस। यस एक्टिविटी में है, यस पीयूष वेरी गुड एक्सीलेंट। नेक्स्ट है लाइम वाटर, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, शुगर और अल्कोहल कंपाउंड है, वेरी गुड पीयूष, ठीक है। यही चाहिए हमारा, एकदम जो जहन होना चाहिए वो एकदम ओपन होना चाहिए। इसका मतलब यू आर स्टडिंग डीपली एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। तो यहां पे वही चीज है कि अब बचा आपका HCl और लाइम वाटर। अब देखो लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है ना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, वीक बेस, बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन, मतलब ये भी क्या है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब यहां पे ऑप्शंस पे आते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड, जिसमें सेकेंड और थर्ड है वो तो होगा ही नहीं, बचा क्या, बी, क्योंकि सेकेंड थर्ड कोवेलेंट कंपाउंड है। अल्कोहल और शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, देन बी विल बी द ऑप्शन। वेरी इजी, ये मेरे लिए एकदम इजी में है, इट इज इन इजी वे। अब देखो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन इजी में है। अब आगे श्वेता के फेवरेट पार्ट पे, assertion रीजन। अब देखो श्वेता, हालांकि सारे स्टूडेंट से मेरा है, लेकिन श्वेता को खास, क्योंकि assertion रीजन में उनको प्रॉब्लम आ रही है। assertion रीजन क्या है बेटा, assertion रीजन को हमें इन 4 स्टेटमेंट्स पे तोलना है, इन 4 स्टेटमेंट्स में तोलना है, और ये 2 सेट्स ऑफ स्टेटमेंट को मानो। देखो पहले 2 में क्या है, ए और आर दोनों करेक्ट होने चाहिए, दोनों करेक्ट होने चाहिए, यस और नो, यही है ना पहले दोनों में। एक्सप्लेनेशन है या नहीं बाद में हटा दो, ए और आर करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो बाद की चीज है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हमें किस बेसिस पे तोलना है, ये 2 सेट्स के बेसिस पे तोलना है कि ए और आर यानी असर्शन और रीजन, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। पॉइंट समझ में आया। और दूसरे सेट में क्या है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, यानी दोनों में से कोई एक ट्रू हो।
दोनों में से कोई एक ट्रू। तो अब कोई भी देखेंगे तो सबसे पहले अगर मान लो दोनों करेक्ट हुआ तो ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? सीओडी तो होगा ही नहीं। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो ए और बी में से ऑप्शन होगा। अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ए और बी तो होगा ही नहीं, सी और डी में से दोनों में से कोई एक होगा। श्वेता समझ में आ रहा है? सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड करना है सेशन रीजन पे? अब देखो पहला वाला लेते हैं हम एग्जांपल 31, क्वेश्चन नंबर 31। यहां पे क्या बोल रहा है? एसर्शन फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड। यानी जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं मिल्क में तो दही बनने में ज्यादा टाइम लगता है। यस, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या करेगा कि जाहिर सी बात है बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा yes, that is metal hydrogen carbonate, that is sodium hydrogen carbonate. It will be acting as what? A base. ठीक है, तो जब फ्रेश मिल्क में हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो यह ज्यादा टाइम लगाता है दही बनने में। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि वो कर्ड फॉर्मेशन को डिले कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क बिलो 6। अब देखो बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, तो इसके डालने से पीएच वैल्यू जो होनी चाहिए वो इंक्रीज होनी चाहिए ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई पीएच वैल्यू तो इंक्रीज होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब एक ट्रू एक फॉल्स, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। तो असर्शन ट्रू हो गया, रीजन फॉल्स हो गया, इसका मतलब सी है। और अगर असर्शन फॉल्स होता रीजन ट्रू होता तो ऑप्शन डी आंसर होता। तो यहां पे सी ऑप्शन होगा। लेट अस चेक आवरसेल्फ। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हां भाई समझ में आया? यस, इट इज एक्टिंग एज अ बेस ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट थिंग। वहां इसीलिए बेकिंग पाउडर में वीक एसिड डालते हैं, वो न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देता है ना। इसीलिए जो कड़वापन है वो बेकिंग पाउडर से नहीं होता। बेकिंग पाउडर में क्या करते हैं? बेकिंग सोडा में एक वीक एसिड डालते हैं ना। तो वीक एसिड बेकिंग सोडा बेस, इट विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट plus carbon dioxide gas plus water. Point clear? इसीलिए ना बेकिंग सोडा जो है वो इंटरफेयर करेगा ना। भाई आपका जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है, यानी जो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो जब ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा तभी तो कर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तब जब एसिड है और आप इसमें बेस ऐड कर दोगे तो बहुत सारे लैक्टिक एसिड इसके साथ न्यूट्रलाइज कर जाएंगे ना। वो डिपेंड करेगा कितने मोल्स आपने बेकिंग सोडा के डाले हैं, इसी वजह से वो डिले कर जाएगा ना। यानी दही बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो यहां पे क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जिसको हम बोलेंगे दैट इज
बायोडिग्रेडेबल, जिसको बायोडिग्रेडेशन कहते हैं, कि जो आपका वेजिटल मैटर है वो कंपोस्ट में चेंज हो रहा है. इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. रीजन क्या दिया हुआ है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिमिलर प्रोडक्ट्स. अब देखो यहां पे जो कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज है, वेजिटेबल मैटर है, ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट, decomposition reaction involves breakdown of single reactant into similar products. अब दूसरी चीज देखो, ए बी सी डी में सी और डी ऑप्शन होगा, पहला वाला फॉल्स हो, वो एक ही ऑप्शन में ना, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. और वैसे भी देख लो, रीजन करेक्ट स्टेटमेंट है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स. इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. तो इसका मतलब पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. कोई डाउट इसमें अभी भी किसी को? किसी को? ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33. क्या बोल रहे हैं? रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स. ट्रू. यानी कि जो जाइलम के टिश्यूज होते हैं वहां पे स्टोरेज होता है, क्योंकि जाइलम आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि 4 तरह के एलिमेंट्स का बना होता है, 4 टाइप के सेल्स का बना होता है. वन इज ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. तो जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोरेज करता है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्टोरेज का काम है. तो जो ओल्ड जाइलम है, पुराने जाइलम है, उनके अंदर रेजिन्स और गम्स, जो प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो स्टोर होता है. दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. आगे क्या बोल रहे हैं? रेजिन एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. यानी ये जो रेजिन और गम है, ये प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं. अब ये बताइए, वाटर ट्रांसपोर्ट तो ट्रैकीड और वेसल से होता है ना. ये अभी है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट में जब आप बताएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, सॉरी, तो उसमें ये टॉपिक है, तो यहां पे इसको डिस्कस कर लेते हैं. रेजिन और गम्स, तो वहां पे तो ट्रैकीड और वेसल से होगा, तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किससे होगा? ट्रैकीड और वेसल से होगा, रेजिन और गम से थोड़ी होगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. assertion, sky appears blue in daytime. Yes, daytime में blue होता है. True. White light is composed of 7 colors. ये भी true statement है. दोनों statement true हो गए. इसका मतलब ये हो गया कि A और B में से कोई एक ऑप्शन है. अब देखो, अब इसमें हमें यह देखना है कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यहां पे. ठीक है, स्काई ब्लू होता है डे में, ट्रू है, और व्हाइट लाइट जो है वो कंपोज होता है 7 कलर, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. तो क्या स्काई ब्लू कलर का होता है दिन में? इसलिए होता है क्योंकि व्हाइट लाइट 7 रंग की बनी होती है. क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको ठीक ठाक लग रहा है? या इसकी जगह ये एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, स्काई इसलिए ब्लू होता है क्योंकि ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होती है. रीजन तो ये होगा ना. तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? बी. ठीक है, अब आते हैं 35 पे. अब देखो कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विथ एसिड्स एंड बेसिस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. यानी कि ये कह रहा है कि कुछ एलिमेंट्स का रिएक्शन एसिड से
और बेस से हो रहा है ताकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सके। एलिमेंट ए एसिड से नहीं रिएक्ट कर रहा है, ना बी से रिएक्ट कर रहा है। एलिमेंट बी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। एलिमेंट सी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बेस से नहीं कर रहा है। डी जो है वो भी दोनों से कर रहा है। तो कह रहा विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखो, एक होता है बेसिक ऑक्साइड, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? यानी वो ऑक्साइड्स जो बेस की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करते हैं, या फिर न्यूट्रल, जैसे वाटर। वाटर क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है, और उसका नेचर क्या होता है? न्यूट्रल। तो ऐसे एलिमेंट्स का ऑक्साइड जो बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव करे, तो वो कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पॉइंट समझ में है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड की तरह भी बिहेव करता है। एम्फीबियन, याद आ रहा है? एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ। तो वहीं से आया एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। वो सब हम पढ़ेंगे जब हम मेटल नॉन मेटल पे आएंगे। अभी सिर्फ यहां पे कॉन्सेप्ट है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो ये बताओ कि जब ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है, उसको एसिड से रिएक्ट कराया जा रहा है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेगा, यानी एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो वो भी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेस की तरह भी बिहेव करेगा, तब भी वो एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। यस और नो? ठीक है, तो अब यहां पे कौन से एलिमेंट्स, देखो बोल रहा है ए एंड डी, ठीक है, बी एंड डी, यानी बी एंड डी। अब देखो, बी में दोनों पे टिक है, डी में भी दोनों पे टिक है, क्योंकि एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। पॉइंट समझ में आ गया? आंसर चेक भी कर लेते हैं, बी एंड सी। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डी ऑप्शन देखिए, कौन सा देखें? हाँ, ये मिस प्रिंटिंग है, देखो हो जाता है भाई। देखो बोर्ड का सैंपल पेपर है, ये बोर्ड की साइड से है, तो दोनों ऑप्शन सेम आ गया। इसीलिए कहते हैं कि बोर्ड का सैंपल पेपर है, लेकिन कभी कभी जैसे लास्ट ईयर भी एक आंसर में था इनकरेक्ट था, और यहां पे भी देखो दोनों ऑप्शन सेम आ गया। तो ऐसे ऑप्शन आया तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है गलत आंसर भी दो बार प्रिंट हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही लगा दो। ठीक है, हालांकि यहां पे करेक्ट है बी एंड डी। ठीक है, अभी कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। हेलो, नमस्कार भैया। हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म
हम्म हम्म हम्म नहीं तो उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, दोबारा हो सकता है क्रैश, या तो सर्वर डाउन होगा फिर। हम्म हाँ नहीं, ट्राई कर लेना, वो सर्वर कभी कभी जो है वो, क्योंकि लास्ट डेट है ना, तो कभी कभी। हाँ हाँ। हम्म 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 नहीं, उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैं अभी असल में अभी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं उसके बाद जो है मैं जब हो तो मुझे अपडेट करना फिर, ठीक है। हम्म 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 नहीं नहीं, ठीक है, तो जैसा मुझे अपडेट करना ट्राई करने के बाद, ठीक है। ओके ओके ओके। वालेकुम अस्सलाम। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस। अब ध्यान दे रहा, मैमल, मैमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। हम उसमें ह्यूमंस में पढ़ रहे थे ना, ह्यूमन भी एक मैमल है, तो मैमल में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, एव्स में भी फोर चैम्बर हार्ट होता है, यानी बर्ड्स, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, देयर इज अ डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स में भी फोर चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट होता है, बाकी रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। पॉइंट समझ में आया। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, ऐसे होता है इनकम्प्लीट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हार्ट मतलब जाता है, फिर उसके बाद वापस ऑक्सीजनेशन के लिए आता है, और फिर उसके बाद यहां पे ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, इसीलिए उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता है। इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है हमें, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, पहला कॉम्बिनेशन देखो, रैबिट पैरट टर्टल, यानी मैमल, एव्स एंड रेप्टाइल। नेक्स्ट है फ्रॉग, क्रोकोडाइल, पिजन। यहां पे भी क्या आ रहा है, बर्ड आ रहा है, क्रोकोडाइल, दैट इज अ रेप्टाइल, और यहां पे आ रहा है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग में आपका क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ऐसे होता है, लाइक दिस। रेप्टाइल में यहां पे एक वॉल डेवलप हो जाती है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट में वेल है, लेबियो है, पेंगुइन है। यहां पे तो आपके दो फिशेस दिख रहे हैं, फिशेस में दैट विल पास ओनली वंस, तो यहां पे क्या होगा, वेल और लेबियो। पेंगुइन क्या है, बर्ड है। अब डी में अगर देखोगे तो शार्क, डॉग फिश, स्टिंगरे, ये भी फिश, ये भी फिश, ये भी फिश, तो इसका मतलब फिश में क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश में क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट, ऐसे, लाइक दिस। बस यहां से ब्लड आया और यहां से पूरी बॉडी को पास हो गया। पॉइंट समझ में आया। तो फिश में जो ब्लड होगा, दैट विल पास ओनली वंस थ्रू आउट द सर्किट। पॉइंट समझ में आ गया। एम्फीबियन में थ्री चैम्बर्ड हार्ट, इट विल पास ट्वाइस। रेप्टाइल में थ्री चैम्बर्ड हार्ट, इनकंप्लीट वेंट्रिकल, इनकंप्लीट वेंट्रिकल। देखो मैं फिर से बना दे रहा हूं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, रेप्टाइल में क्रोकोडाइल, एव्स एंड मैमल्स। तो यहां पे क्या होगा आपका, फोर चैम्बर्ड हार्ट कंप्लीट। रेप्टाइल में फोर चैम्बर्ड बट इनकंप्लीट,
लेकिन क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होगा, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट और फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट विल पास ओनली वंस, लेकिन इन सब में हार्ट से क्या करना पड़ेगा, 2 बार पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। What is the common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli? याद करो alveoli और उसके अराउंड जो बताया था कि जो alveolar sac होते हैं, ठीक है, उसी के आसपास होते हैं ना, जिसको हमने सिंपल वे में इस टाइप से दिखाया था कि alveoli है, ब्लड कैपिलरी है, बीच में टिश्यू फ्लूइड है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा और फिर ऑक्सीजन पहले फ्लूइड में, फिर उसके बाद ब्लड वेसल में ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वोलाई इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। अब यहां पे जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नेफ्रॉन की, एक्सक्रीशन की। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन की बात हो रही है, तो यहां पे थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई एंड इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एल्वेओलर सैक है और उसके बाद उसके ऊपर क्या है, नेटवर्क ऑफ ठीक है, उसको सराउंड करता है। इसी तरीके से अगर हम नेफ्रॉन देखें, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन होता है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा लाइफ प्रोसेस में आफ्टर लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहां पे भी क्या होता है, मींस ये हमारा होता है बाउमेंस कैप्सूल, और ब्लड जो होता है वो फिल्टर करता है। ब्लड क्या होता है, फिल्टर करता है। तो इस बाउमेंस कैप्सूल में नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस नेटवर्क, क्योंकि ब्लड ही छनता है और उस ब्लड से जितना कुछ वेस्ट है वो बाहर जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, वो सब हम समझेंगे डिटेल में, लेकिन यहां पे अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम उतना समझ लेते हैं। तो कह रहा है द थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली, यानी कह रहे व्हाट इज कॉमन, यानी अब इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन, ये कह रहा है थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, थिन वॉल्ड वेन्स poorly supplied with blood, thick walled capillaries poorly supplied with blood, thin walled capillaries richly supplied with blood। अब जैसे कि हम बताते हैं कि जो एल्वियोलर सैक है और ये जो बाउमेंस कैप्सूल है, यहां पे आके एल्वियोलर सैक में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। तो ये बताओ, यहां पे जो ये कैपिलरीज हैं, इसको थिक होना चाहिए या थिन होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ। थिन होना चाहिए। तो इसका मतलब जो यहां पे ऑप्शन थिक वाले हैं वो गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थिन। तो थिन वॉल्ड वेन्स, थिन वॉल्ड कैपिलरीज, वेन कह रहा है, वेन। तो क्या वहां से जो आपकी वेन आ रही है उसमें पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड होना चाहिए एक्सचेंज के लिए, यानी ब्लड की सप्लाई एकदम खराब होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज अच्छा हो सके, फिल्ट्रेशन अच्छा हो सके। द कैपिलरीज शुड बी रिचली सप्लाइड विद ब्लड। इसका मतलब बी भी ऑप्शन गलत, डी यहां पे सही है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोल रहा है? प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन। अब देखो प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन किसको कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी जो बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, उससे वेस्ट निकल रहा है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया जाता है बॉडी के थ्रू रेस्पिरेशन, थ्रू ब्रीदिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। पॉइंट समझ में आया? इसी तरीके से पसीना, स्किन भी एक्सक्रीशन करता है इन फॉर्म ऑफ स्वेट। बाइल, बाइल, ये बाइल क्या है? जो लिवर से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। लिवर इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो यहां पे जो बाइल सिक्रीट हो रहा है, बाइल भी क्या है? उन कंपोनेंट्स का बना होता है जो कि बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। यस, लैक्राइमल ग्लैंड्स है, सिक्रीशन कर रहा है, टीयर्स। तो यहां पे क्या हो गया? जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, क्या हो गया? स्किन हो गया, लिवर हो गया आपका, दैट इज। और देखो वाटर, जब आप सांस लेते हो तो वाटर वेपर की भाप छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? आप देखो जब आप सांस लेते हैं, एक्सेल करते हैं, तो भाप, वाटर वेपर आपकी सांस से बाहर आता है कि नहीं आता है? वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। वो कहां रिलीज हुआ था? रेस्पिरेशन के वक्त, इंटरनल रेस्पिरेशन के वक्त, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा था, तो वहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। और क्या रिलीज होता है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और क्या रिलीज होता है? वाटर। दैट इज नोन एज, वो वाटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। वो वाटर नहीं जो हम पीते हैं, मेटाबॉलिक वाटर, यानी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उनसे जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, तो क्या हो गया? लंग्स। और चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इज किडनी, जो कि वेस्ट किस फॉर्म में रिलीज करता है? यूरिन। तो एक्सक्रीशन कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को। डिफिकेशन कहते हैं जो खाया है, जो पच नहीं पाया, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हम कहते हैं इजेशन। तो इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों एकदम डिफरेंट चीज है। एक्सक्रीशन कहते हैं बॉडी में जो रिएक्शंस चल रहे हैं, उनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका बाहर निकलना इज व्हाट? एक्सक्रीशन। तो इजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं जो कि यहां पे क्वेश्चन है, जैसे प्लांट, एक्सक्रीशन प्लांट में भी होता है, लेकिन प्लांट में क्या क्या एक्सक्रीशन है? अब देखो प्लांट का एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। वाटर निकल रहा है, जो प्लांट गम्स प्रोड्यूस करता है, रेजिन्स प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट एल्कलॉइड्स, सरसों का तेल यानी ऑयल एक्सेट्रा, ये सब कुछ जो प्लांट से, क्योंकि ये सब क्या है? प्लांट का प्रोडक्ट है ना। प्लांट ने अपने अंदर रिएक्शंस के थ्रू इन सारी चीजों को बनाया है कि नहीं बनाया है? ठीक है, तो अब ये जब निकलता है, बाहर निकलता है, जैसे ऑयल, एल्कलॉइड, रेजिन, गम, डाइज, प्लांट की डाइज होती हैं जो आप स्टेनिंग में, कलरिंग में यूज करते हैं, तो ये भी प्लांट का क्या है? सब एक्सक्रीटरी, प्लांट का वेस्ट हम इसको यूज करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है? प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स। यस, हनी, हनी नहीं, ओह, हनी एनिमल, बी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, प्लांट प्रोडक्ट की बात हो रही है। हनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जहां पे मधुमक्खी अपना छत्ता लगाती है, तो आप ये कह सकते हो हनी इज अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट।
पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन? कौन सा नहीं फॉलो करता? दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, पानी को निकालता है, बिल्कुल करता है, ये करता है। हमें क्या करना है? नहीं करता। ठीक है, दे सिलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो लीव्स के थ्रू उनको क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं कि भाई हाँ ये टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक है। दूसरा, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये कुछ लग रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम, ये स्टोर होता है। अभी देखो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा ऊपर है सेशन रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट, दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, वो जो मिट्टी होती है उसमें सारा वेस्ट निकाल देते हैं। तो बी और डी में कुछ लग रहा है। अब यहां पे अपनी नॉलेज और अपना कॉमन सेंस, अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा? कौन सा प्लांट नहीं करता है एक्सक्रीशन के लिए? कश्यप बी बोल रहे हैं, और यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? हाँ भाई, श्वेता, पीयूष, रिया, बताएं। लीव्स को याद करो, लीव्स का सेटअप याद करो। सॉरी, लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा होता है, वहीं से एंट्री एग्जिट होगी ना। क्यों भाई? तो ये बताओ, स्टोमेटा सिलेक्शन करता है, हाँ भाई आ जाओ, ये आना है, ये आना नहीं है। बस वो क्या होता है, एक ओपनिंग होती है। अगर डोर ओपन तो ऑब्वियसली द थिंग्स विल गेट इन। अगर ऐसा सिलेक्शन होता तो जाहिर सी बात है जितना भी पोल्यूशन या पॉल्यूटेंट गैसेस प्लांट्स को कभी नुकसान पहुंचा पाती। दूसरा ये कह रहा है इसके थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू ये कह रहा है एक्सक्रीशन में क्या होगा? रिमूवल होगा ना, यानी बाहर निकलेगा। तो कह रहा है सिलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स, मतलब लीव से फिल्टर कर देते हैं। लीव से फिल्टर हो जाए, टॉक्सिक होगा वही निकलेगा लीव से, वरना और कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। दैट्स वेरी सिंपल। पॉइंट समझ में आ गया? सो बी इज द ऑप्शन। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे आगे।
नेक्स्ट, ठीक है। हाँ भाई, बोर्ड एग्जाम मतलब अभी डेट तो आई नहीं है, आज 10 अक्टूबर है, डेट शीट आने की उम्मीद है। तो हो सकता है वही जो अंदाजा लगाया जा रहा है 15 नवंबर तक स्टार्ट होने का है, मींस 15 नवंबर। अब देखते हैं कितने दिन का गैप मिलता है, क्या होता है, दैट इज न्यू फॉर एवरीवन। तो बोर्ड ने कैसी डेट शीट बनाई है, हो सकता है रिलीज होने वाली हो एज सुन एज पॉसिबल आज, ठीक है। तो कल अब मैथमेटिक्स ट्राइंगल्स हैं, थोड़ा बहुत रह गया है, उसको पढ़ेंगे। और फिर साइंस में हमारा क्या रह गया, केमिस्ट्री और लाइफ प्रोसेस का थोड़ा सा पोर्शन रह गया। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या है, तो जैसे मिसाल के तौर पर कि जो वीकली क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो क्लासेस उसी में करके, यानी ये वीकली सिलेबस टर्म 1 का कंप्लीट, तो फिर ये सैंपल पेपर डिस्कशन भी उसमें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि इधर ये जल्दी हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।